हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लिए मोड कॉन्सेप्ट के लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक मास एंड एएमयू की। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी टॉपिक समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करें पुराने ज़माने में, तो पुराने ज़माने में जब एटम डिस्कवर हो रहे थे तो उतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे नहीं कि उस एटम का मास हम कैलकुलेट कर सके। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या करा कि हाइड्रोजन एटम को लेके, रेफरेंस एटम लेके अदर एटम के मास कैलकुलेट करना स्टार्ट करे। बट हाइड्रोजन क्या था, उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था जिससे हम अदर एटम के मास को रिलेटिव करके कैलकुलेट कर सके। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपका मास कितना है, तो 70 kg, 75 kg, 80 kg ऐसे बताओगे। तो आपने कैसे कैलकुलेट करा? वेट बैलेंस में करा, और उससे ये भी आप जो मास आप बता रहे हो कि 70 kg, 80 kg, तो वो भी क्या है, रेफरेंस रिलेटिव मास ही हुआ ना, क्योंकि आपने वेट बैलेंस से करा, वो उसमें जितना मेजर किया वही आपने बता दिया। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का रिलेटिव मास ही हुआ। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे एटम को रेफरेंस एटम बना के बाकी सभी एटम का एटॉमिक मास को क्या किया जाए, कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आई कि कौन से एटम को हम रेफरेंस एटम माने ताकि अदर एटम का मास हम कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए हमें क्लास में किसी को मॉनिटर चुनना है, तो अब किसी बच्चे को मॉनिटर चुनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उस बच्चे का, जिसको भी हम मॉनिटर चूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका अटेंडेंस होना चाहिए क्लास में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मंथ में वो बच्चा क्लास में एक बार आ रहा था, हम उसको मॉनिटर नहीं बना सकते। सेम इसी तरह से किसी भी एटम को रेफरेंस एटम बनाने के लिए उसका नेचर में अबंडेंस होना चाहिए, मतलब वो नेचर में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हो गई किसी भी एटम के लिए, अबंडेंस। अबंडेंस होना चाहिए। अबंडेंस का मतलब है कि नेचर में उसका एग्जिस्टेंस ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, ज्यादा प्रोपोर्शन मिलना चाहिए। ठीक है, मॉनिटर के लिए क्या था, अटेंडेंस, और एटम के लिए क्या हो जाएगा, अबंडेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये तो पहली क्वालिटी हो गई मॉनिटर के लिए कि उसका क्लास में अटेंडेंस होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जिस बच्चे को हम मॉनिटर सेलेक्ट कर रहे हैं वो लिस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। लिस्ट रिएक्टिव का मतलब है हमने ऐसे बच्चे को मॉनिटर नहीं बनाना है जो क्लास को हैंडल ना कर पाए, या कोई कुछ कर रहा है क्लास में तो उसको कुछ बोल नहीं पा रहा है। सेम इसी तरह से हम ऐसे एटम को मॉनिटर रेफरेंस एटम नहीं बनाएंगे जो लिस्ट रिएक्टिव हो। लिस्ट रिएक्टिव का मतलब जैसे इनर्ट गैस हो, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सब क्या होता है, ऐसा एटम नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड जो क्राइटेरिया मिला क्या, नॉट लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी उस एटम की नहीं होनी चाहिए। थर्ड, क्या हम एक ऐसे बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे जो हाईली रिएक्टिव हो, मतलब क्लास में थोड़ा सा भी कुछ हो तो वो तुरंत क्या हो जाए, हाइपर हो जाए। ठीक है, क्लास में मारपीट स्टार्ट कर दे। तो हम ऐसे बच्चे को भी मॉनिटर नहीं बनाएंगे जो क्या हो, हाईली रिएक्टिव हो। ठीक है, छोटी छोटी बात पे भी क्या हो जाए, झगड़ा करने लगे। सेम इसी तरह से हम एक ऐसे एटम को रेफरेंस एटम नहीं बनाएंगे जो क्या हो, हाईली रिएक्टिव एटम हो, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसा एटम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया, नॉट मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या गया? फोर्थ पॉइंट, हम एक ऐसे बच्चे को मॉनिटर नहीं बनाएंगे जिसके 3-4 भाई बहन क्या हो उस क्लास में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसको मॉनिटर बना दिए तो क्या होगा, पार्शियलिटी होगी। वो बच्चा क्या करेगा, दूसरे बच्चों के कंपेयर में अपने भाई बहन क्या करेगा, ज्यादा वहां से मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हम एक ऐसे एटम को रेफरेंस एटम नहीं बनाएंगे जिसके आइसोटोप्स ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ क्राइटेरिया है, नॉट मोर आइसोटोप्स।
ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया है किसी भी एटम को रेफरेंस एटम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी डिसाइड करके 1961 में साइंटिस्ट लोग ने देखा कि कार्बन 12 एटम जो है, ठीक है, वो इन सब क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लिया गया एज अ रेफरेंस एटम, ठीक है। अब जैसे बात करें, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, बट कार्बन 12 जो होता है वो लगभग 99% उसका अबंडेंस होता है। तो बाकी जो आइसोटोप्स है कार्बन 13, कार्बन 14 के, उनके अमाउंट जो है नेचर में मिलता है बहुत ही लेस अमाउंट मिलता है। तो कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस एटम सेलेक्ट कर ले लिया गया इसके प्रॉपर्टी पे। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कार्बन 12 को ही हमने क्यों रेफरेंस एटम सेलेक्ट किया अदर एटम के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप बोल दो ये प्रॉपर्टी का है, उसका अबंडेंस ज्यादा है, नॉट लीस्ट रिएक्टिव है, नॉट मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है, और इसके आइसोटोप्स क्या होते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आइसोटोप्स हैं भी तो वो क्या है, बहुत ही लेस अमाउंट में कार्बन 12 के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ से भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब कार्बन 12 को सिलेक्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये मिलता है कि मास ऑफ एनी एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, AMU आप लोगों ने पढ़ा रखा है 9th में, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मास ऑफ एनी एटम इक्वल टू क्या हो गया, AMU हो गया। तो अगर हम बात करें कार्बन 12 की, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 AMU होगा बच्चों, ठीक है। ये मास ऑफ कार्बन 12 एटम मतलब ये एक एटम का मास है, ठीक है। कार्बन के 1 एटम का मास कितना है, 12 AMU, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम 12 को इस साइड डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई क्या लिख देंगे बच्चों, 12। हमने इसको कैसे लिखा, यहाँ पर क्या, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इक्वल टू क्या है, 12 AMU। तो हमने क्या करा, इस 12 को इस साइड लेकर आया, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12 एटम का डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये बच्चों हमारा बन गया फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल टू कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। इसकी यूनिट पे ध्यान दीजिए बच्चों, ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में क्या है, वो 1 एटम का मास नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअल क्या है, इसको अगर इस साइड लेकर आए, इस मोल को अगर हम इस साइड लेकर आए, तो यही चीज क्या बन जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल कार्बन 12 एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 ग्राम। अब 1 मोल का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, 1 मोल आपको पता है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। तो अगर हमें ये क्या है, 1 एटम का है, ये कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम का है, तो हमें क्या चाहिए, 1 एटम का। इसको अगर हम 1 एटम का निकालें, अगर इसलिए 1 पे निकालें, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 ग्राम डिवाइड बाई ये वैल्यू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतना हो जाएगा बच्चों, देखो फिर से सुनो,
यहाँ पर ये चीज मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल टू क्या 10 ग्राम पर मोल है, मोल को हमने इधर लेकर आया, तो क्या होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना है 12 ग्राम है। अब 1 मोल की वैल्यू आपको पता है, इसी को क्या लिख सकते हैं मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 कार्बन 12 एटम इक्वल टू कितना 12 ग्राम। तो अगर 1 एटम का निकालना है तो क्या होगा, इसे डिवाइड कर देंगे। अब इसी को और क्या लिख सकते हैं बच्चों 12 ग्राम डिवाइड बाई Na मतलब ये चीज होगा एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से आपको जो फाइनली मिला मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इक्वल टू कितना बच्चों 12 ग्राम डिवाइड बाई Na। ठीक है, तो ये आपको सेकेंड फॉर्मूला मिला। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, ये जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम मिला है इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। ठीक है, तो AMU और ग्राम में आपका रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर हम इसको सेकेंड मान लें तो यहाँ से क्या लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों AMU इक्वल टू, अब इसके प्लेस पे ये वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा 12 ग्राम डिवाइड बाई Na। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 ग्राम ऊपर रहेगा और Na कहाँ आ जाएगा बच्चों नीचे आ जाएगा, इनटू क्या है यहाँ पर 12। तो 12 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचा से तो ग्राम और नीचे क्या होगा बच्चों Na। तो यहाँ से आपको फाइनली एक चीज ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब उसी को अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है समझ में आया ये चीज। अब अगर हम उसी को आगे सॉल्व करें तो आपको क्या मिला AMU इक्वल टू यहाँ से क्या है ग्राम अपॉन N, ये मिला था नीचे का हमने लिखा वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। अब Na की वैल्यू रखो तो आपको मिल क्या रहा है AMU इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ से ग्राम मिल जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो बच्चों। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर है इसको ऊपर नीचे मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 10 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 डिवाइड बाई 6.022, ये फाइनली जो आपका वैल्यू आएगा 1.66 इंटू 10⁻24, क्योंकि ये क्या होगा इसके पावर 1 है 24 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइनली एक फॉर्मूला मिल गया। इसको आप ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया, ये फोर्थ फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट IMP है। 1 AMU में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं AMU इक्वल टू, इसको मैं इसके लिख सकते हो सॉरी इसी की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम पर kg, मतलब 1 kg में कितना है 1000 ग्राम। इसी तरह से जब 1 AMU इक्वल टू क्या है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। ठीक है, इसको ऐसे ही जैसे 1 kg इक्वल टू क्या है 1000 ग्राम, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हो 1000 ग्राम पर kg। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से ये चीज मिल गया। तो अब बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूला आपका ये बन रहा है कि मास ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का मास ऑफ एनी एटम इन AMU आपको कैलकुलेट करना है। तो बस फॉर्मूला यहाँ से ये लगा दो बच्चों, AMU निकालना है तो फॉर्मूला आप ये लगा दो कि मास ऑफ दैट एटम
जिस भी एटम का है इन ग्राम, और डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 24 ग्राम पर एम। ये फॉर्मूला आपका किसी भी एटम का मास अगर आपको एएमयू में निकालना हो, ग्राम में दिया हो और उसको एएमयू निकालना, तो बस ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है, उसके बाद ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। तो टोटली जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एनए में आंसर दिया होता है तो आप एनए ये वाला यूज कर सकते हो। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने टोटल 4 फॉर्मूले पढ़े। आप फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, बट एग्जाम में क्या होता है कभी कभी फॉर्मूले आप भूल जाते हो। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ये 1 एएमयू करके ये कहाँ से आया, ठीक है, ये रिलेशन कहाँ से है, उसके लिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। तो इससे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले जितने भी फॉर्मूले हैं उसको मैं एक जगह लिख देता हूँ। फिर से मैंने टोटल 4 फॉर्मूले डिस्कस किया, तो उसको एक जगह पहले लिख दे रहा हूँ। तो फॉर्मूले कौन कौन से हमने डिराइव किए। तो सबसे पहला फॉर्मूला का क्या था बच्चों, एएमयू इक्वल टू क्या था, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय क्या था बच्चों 12। ये पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस करा, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला था ये वाला, एएमयू इक्वल टू 1/Na ग्राम। ये फॉर्मूला कभी क्या होता है ऑप्शन में आपको Na के टर्म में, एवोगैड्रो नंबर के टर्म में दिया रहता है, आप ये वाला यूज कर लो। थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एएमयू 1 एएमयू में 1 एएमयू करके कितना मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू हमेशा याद रखना है इसका, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है, ठीक है। और लास्ट में हमने फाइनली एक फॉर्मूला पढ़ा कि किसी भी एटम का मास ऑफ एनी एटम इन एएमयू में आपको कैलकुलेट करना हो, ठीक है। ग्राम में दिया उसको एएमयू में कैलकुलेट करना हो तो क्या करिए आप बच्चों, जैसे मान लो ये मास इन एएमयू इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ उसी एटम का मास ग्राम में डिवाइड बाय क्या कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एएमयू। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये भी फॉर्मूला क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूले क्या है इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ फॉर्मूले रट के नहीं चलना है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखा है कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोजन एटम का मास एएमयू में बताइए कितना होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राम में दिया है और आपसे एएमयू में पूछ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के प्लेस पे कोई भी एटम दिया तो आप ये वाला क्या है मास ऑफ एनी एटम इन एएमयू में निकालना, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो अगर हम इसका फॉर्मूला से सॉल्व करें तो हाइड्रोजन एटम का मास एएमयू में, तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है ग्राम में, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाई वैल्यू कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर एएमयू। यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट और ये एमयू कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको 1.0078
AMU। ठीक है, इस हाइड्रोजन का आप AMU में मास कितना लिखते हो बच्चों, इसी को अप्रोक्स में जो वैल्यू लिखते हो 1 लिखते हो। ठीक है, 1 AMU। ठीक है, इस फॉर्मूले का आपको कोई भी सब एटम का मास ग्राम में दिया हो, AMU निकालना हो, बस ये फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो ये आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूले कैसे आए वो भी मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। ठीक है, तो आज के मूल कॉन्सेप्ट में इतना ही। आई थिंक आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे मोल कॉन्सेप्ट को वॉल्यूम से मोल में, मॉलिक्यूल को मोल में, वेट से मोल में, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे हम सिंपली तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।